देखो, आज हम बहुत बड़ी चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने बेस्पर थ्योरी को देखा था। बेस्पर थ्योरी ने आपको क्या बोला था कि उसने बोला था कि सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढो बोला था। ठीक है, अगर आप सेंट्रल एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढ ले रहे हो, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम लॉन पेयर मिल रहे हैं सेंट्रल एटम्स के पास, तो मैक्सिमम क्या होगा? रिपल्सन। तो बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? लॉन पेयर डैश लॉन पेयर मैक्सिमम रिपल्सन, फिर आपका लॉन पेयर डैश बॉन्ड पेयर रिपल्सन, फिर सबसे कम था आपके पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। लेकिन इस थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, ये इंपॉर्टेंस तो तब समझ आएगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन सीख लेते हो। ठीक है, तो हम आज सीखने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास दे दिए जाएंगे, उसका आपको बॉन्ड एंगल निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पूरा आज। देखो, बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल दो बॉन्डों के बीच का एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल। समझ रहे हो? मान लो अगर मैं दो बॉन्ड बनाऊं, सपोज एटम को मैं अभी ए बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो एक एटम है ए, ठीक है, दूसरा एटम है मान लो इससे कनेक्टेड बी, इससे भी कनेक्टेड आपका एटम बी। ठीक है, तो जो ये दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा, इसी को ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे। तो समझ रहे हो ना, यही क्या आपका बॉन्ड एंगल। लेकिन बॉन्ड एंगल तो आपको पता है, लेकिन बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको जो चीज मैं बता रहा हूं, अगर वो चीजें आती हैं, तो आप बॉन्ड एंगल को बता सकते हो कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, है ना। तो वो चीज आप समझ सकते हो। तो बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए कुछ फैक्टरों को आपको याद रखना पड़ता है। सबसे पहला फैक्टर होता है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एक होता है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा फैक्टर होता है आपके पास होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। तीसरा फैक्टर होता है आपका साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। चौथा फैक्टर होता है आपका जो बॉन्ड एंगल को डिफेक्ट करता है, चौथा होता है आपके पास साइज ऑफ साइड वाइज एटम। साइड वाइड एटम। साइड वाइड एटम। ये चार चीजों पे बॉन्ड एंगल आपका डिपेंड। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो बॉन्डों के बीच का एंगल। लेकिन वो जो बॉन्ड एंगल होता है इन चार फैक्टरों पे डिपेंड करता है। एक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम्स, ठीक है, तीसरा साइज ऑफ सेंट्रल एटम, चौथा होता है साइज ऑफ साइड वाइज एटम्स। ठीक है, ये चार फैक्टर आपको एक एक करके डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है सेंट्रल एटम का। ठीक है, उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, मान लो दो मॉलिक्यूल दिए हैं आपको, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। सपोज मान लो दो मॉलिक्यूल दे रहा हूं, एक दे रहा हूं आपके पास CH4, ठीक है, और दे रहा हूं एक अगला दे रहा हूं आपके पास मॉलिक्यूल दे रहा हूं H2O। ठीक है, तो देखो दोनों मॉलिक्यूल में देखो सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है और यहाँ पर कौन सा सेंट्रल एटम है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहला काम, जब भी आपसे बॉन्ड एंगल पूछे तो आप सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज आ रहा है, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं समझाऊंगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन दोनों केसों में दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर तो आराम से निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आपको ज्योमेट्री पता होती है। ठीक है, तो अभी वो भी डिस्कस करूंगा। तो
तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो दो मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम्स का। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल आराम से निकाल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ रहा है दोनों सेंट्रल एटम्स का, उस केस में ये चीज चेक करो, ये भी सेम आ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर, उसके बाद आप साइज ऑफ सेंट्रल एटम चेक करो, ये भी सेम है दोनों के पास। लास्ट में आप साइज ऑफ साइड वाइज एटम देखो, है ना। तो इन चार फैक्टरों के थ्रू ही आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन दो मॉलिक्यूल का सेम है, ये करो नंबर ऑफ लोन पेयर, जहां पर लोन पेयर ज्यादा होंगे सेंट्रल एटम में वहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। अगर लोन पेयर भी सेम है जितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं ना, तो फिर साइज ऑफ सेंट्रल एटम करो, ठीक है, ये भी सेम आ रहा है तो फिर साइज ऑफ साइड वाइज एटम देखो। ये चार फैक्टरों के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता हूं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चार फैक्टर आपको आने चाहिए, ये सिस्टमेटिक फैक्टर हैं, एक के बाद एक करना है, ठीक है। ये चार फैक्टरों से ही आप बॉन्ड एंगल निकालो। तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन तो मैं प्रीवियस क्लास में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर ये चार होते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, चलो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखाता हूं, फिर हम बॉन्ड एंगल निकालेंगे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है सेंट्रल एटम का, तो आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हो। कल तक क्या कर रहे थे हम, अगर आपका सेंट्रल एटम्स के पास आपको इलेक्ट्रॉन पेयर पता थे, ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं, अगर आपको सेंट्रल एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पता है तो ज्योमेट्री पता चल जा रही थी, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही तरीके से निकलता है। तो या तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करो, या ज्योमेट्री निकालने के लिए क्या करो, मॉलिक्यूल्स की सेंट्रल एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। जैसे मान लो एक फॉर्मूला ले रहा हूं, CH4 ले रहा हूं, ध्यान रखना बोल क्या रहा हूं। ज्योमेट्री किससे पता चलती है, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री अगर पता करना चाहूं इसकी मैं, तो मुझे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट पता होनी चाहिए, या इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उससे भी आप इसकी हाइब्रिड स्टेट निकाल सकते। या तो आप हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकालो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, उससे भी आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर कार्बन, तो कार्बन के पास 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में क्या आता है, ज्योमेट्री आती है टेट्रा हेड्रली, तो आती है, कल परसों नहीं बताया था हमने, इलेक्ट्रॉन पेयर से आप ज्योमेट्री नहीं बता रहे थे। चलो इसकी आपने ज्योमेट्री बता दी, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अगर मान लो एक फॉर्मूला और दे दूं मैं आपके पास, H2O, तो बताओ H2O में ज्योमेट्री कैसी आएगी, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपको निकालने आते हैं तो ज्योमेट्री बता सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और देखो दो तो इलेक्ट्रॉन पेयर है लॉन पेयर की तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन ही पेयर होता है, ये भी बॉन्ड पेयर मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहां पर भी क्या, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर भी ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्रा हेड्रल, ध्यान से बनना, निकाल लोगे ना। लेकिन अगर इस तरीके से आप ज्योमेट्री निकालते हो ना, ध्यान से ना क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीके से ज्योमेट्री निकाल लो ना सेंट्रल एटम्स पूरे मॉलिक्यूल्स की, तो आप कहीं पर गलती कर सकते हो। जैसे आपको मैं दे देता हूं SO2, ध्यान से बनना, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपको पता है तो आप ज्योमेट्री बता सकते हो, लेकिन एक गलती कर सकते हो आप, जो गलती इसमें करने वाले हो। देखो SO2 मान लो, चलो एक CO2 ले लेता हूं, तो SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, SO2 सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 में से 2 ऑक्सीजन जुड़ी हैं, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो,
एक ऑप्शन इधर। तो इसके पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, सही बात, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, इसके भी क्या होते हैं 6। तो कुछ ऐसा अपनाता है ये रास्ता, ये डबल बॉन्ड, यहां पर भी क्या होता है आपके पास डबल बॉन्ड। तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस SO2 की ज्योमेट्री क्या होगी? आपके हिसाब से ज्योमेट्री निकालने के लिए क्या करते हैं? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं EP से दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पेयर बता दो, सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो जितने लॉन पेयर होंगे प्लस जितने बॉन्ड बनाए होंगे उन सबको आप ले लोगे, ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल निकल जाएंगे। तो बताओ फिर अगर मैं SO2 की शक्ल देखूं तो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं और कितने आपके पास लॉन पेयर बचे? सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो तो एक बार, आपके हिसाब से 5, लेकिन तभी तो बोल रहा हूं ये गलती कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए ना सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ही यहां पर लिया जाता है। मतलब वैसे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्योमेट्री बताना चाह रहे हो ना, तो ज्योमेट्री में आप पाई बॉन्ड को नहीं लेते हो। तो आप जानते हैं एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है, सिग्मा और पाई। तो जब भी आपका डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड को ज्योमेट्री के लिए नहीं लेंगे आप। हालांकि इलेक्ट्रॉन पेयर आपके हिसाब से ठीक है, एक पेयर ये है और 2 पेयर यहां पर है, 3 पेयर हो गए, 2 पेयर यहां पर है, कितने हो गए? 5, 2 2 4, एक आपका लॉन पेयर है, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन पेयर। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन सल्फर एटम। अगर सल्फर में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आपके हिसाब से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? sp3d2, मतलब ऑक्ट्राइडल। 5 के केस में, सॉरी 5 में क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं होती है। जब भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से क्या होनी चाहिए ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो आप ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते हो। अगर ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, तो मैं यहाँ के 1 और 2 और ये 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं लूंगा। 2 तो यहां से बॉन्ड पेयर और यहां से एक लॉन पेयर। तो यहां पर जो ज्योमेट्री आएगी इसकी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में क्या आती? फिर ये पाई तो हटा ही दूंगा मैं, भूल जाओ उसको। 1 2 3, यहाँ का एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ का सिग्मा बॉन्ड, एक 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब क्या? ट्राइगोनल, ठीक है। कौन सा? ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये और ये, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर लगे होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक जगह लॉन पेयर होगा, समझ रहे हो? तो ये चीज है, यही चीज आपको दिक्कत कर सकती है। ज्योमेट्री निकालते टाइम पाई बॉन्ड को नहीं लेते हैं, बस बाकी जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनको ही लेंगे। सिंगल बॉन्ड के केस में तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, जैसे CH4 था, CH4 में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 1 2 3 4, सबके सब बॉन्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सबके सब लॉन पेयर को ले सकते हो आप, सबके सब सिंगल बॉन्ड को ले सकते हो ज्योमेट्री निकालते टाइम, लेकिन पाई बॉन्ड को मत लेना, गलती कर लोगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा फिर? ट्राइगोनल प्लेनर। SO2 का स्ट्रक्चर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नहीं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं, लेकिन ज्योमेट्री के लिए आप सिर्फ पाई बॉन्ड को नहीं लेते हो, सबके सब सिग्मा बॉन्ड को आप लेते हो। कर सकते हो ना? हेलो, इतना कर लोगे? ये तो था आपका क्या, ज्योमेट्री पता करने का एक तरीका। क्या करना है? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, ज्योमेट्री में पता चल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन 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 आपको यहां पर गलती हो रही ना SO2 के केस में। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा ताकि आप गलती ना करो ज्योमेट्री निकालते। निकाल सकते हो ऐसे भी, लेकिन कभी कभी आप पाई बॉन्ड को भी कैलकुलेट कर दोगे तो ज्योमेट्री तो गलत आ जाएगी। तो इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन वाला तरीका यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको ज्योमेट्री ही बताती है। जैसे सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ज्योमेट्री बता रही है ना, वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन भी आपको ज्योमेट्री ही बताएगी, ठीक है। चलो, अगर बॉन्ड एंगल आपको चाहिए तो 4 चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई।
किस एटम का साइज बड़ा है, किस सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, किस सेंट्रल एटम का साइज छोटा है, किस साइज वाले एटम का साइज छोटा है, किसका बड़ा है, किस सेंट्रल एटम में कितने लॉन पेयर हैं, सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट क्या है। 4 चीजें नहीं आएंगी तो आप बॉन्ड एंगल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूं आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका 2 तरीके बता सकता हूं मैं। ठीक है, एक तरीका लो जो काम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन पता होगा कुछ लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है मैं बता रहा हूं। क्या करना, 1/2 करना। ठीक है, फॉर्मूला ही बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। जेड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है 1/2। हमेशा याद रखना सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम्स के लिए पर्टिकुलरली डिफाइन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है Z = 1/2, ब्रैकेट के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से रखना फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, सिर्फ सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम। सबसे पहला आप काम करना 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देना उसमें। मान लो 1 नेगेटिव है तो 1 प्लस कर देना इनमें, है ना। ठीक है, 2 नेगेटिव है मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो 2 प्लस कर देना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए गए, ऐड ही तो होगा। प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर है तो जोड़ देना, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना होगा टोटल जो फॉर्मूला दिया होगा वो माइनस कर देना। 2 प्लस है तो 2 माइनस। ठीक है, अगर 3 प्लस है तो 3 माइनस। इतना करना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये फाइनलाइज फॉर्मूला है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, दोबारा सुनो। 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स, प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो मॉलिक्यूल अगर है तो इनमें। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उतना माइनस कर दो। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर माइनस चार्ज है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्लस कर दो उतना ही जितना माइनस है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब ये हुआ जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब होता है एक, वैलेंट का मतलब होता है बैलेंसी। जिस एटम की बैलेंसी 1 होती है उसको हम मोनोवैलेंट बोलते हैं। मोनोवैलेंट को ही लेना यहां पर, समझ लो। चलो ये फॉर्मूला कर लोगे, निकालते हैं फिर देखते हैं। इसको फटाफट से मिटाओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अगर ये निकाल लेते हो काम बन जाए। अगर ये कैलकुलेट करने के बाद जो आप ये कर रहे हो, अगर वैल्यू 2 आती है, मतलब जेड की वैल्यू अगर 2 आती है, ये अगर 2 आता है उस टाइम हाइब्रिड स्टेट sp। ठीक है, अगर ये करने के बाद जेड आपका 3 आता है तो sp2, समझ रहे हो। अगर z = 4 आता है इस केस में sp3, समझ रहे हो। अगर z आपका क्या आता है, कार्बन के केस में तो आपकी sp3 तक ही हो सकता है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो sp3 कार्बन में sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp हो सकता है, sp3d नहीं होगा उसमें। ठीक है, अगर z अगर आपका 5 आता है sp3d, z अगर आपका क्या आता है आपके पास 6 आता है तो sp3
D2, समझ रहे हो? अगर Z अगर आपका 7 आता है तो आपका क्या आएगा? sp3d3। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आइडिया लग गया, ये पता चला लग गया, हाइब्रिडाइजेशन अगर आइडिया में आ गया तो आप ज्योमेट्री बता सकते हो। तो जब sp होगा तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर, जब sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, जब sp3 होगा टेट्राहेड्रल, जब sp3d होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जब sp3d2 होगा ऑक्ट्राहेड्रल, जब sp3d3 होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो ज्योमेट्री पता चल गई, ज्योमेट्री पता चल गई तो बॉन्ड एंगल भी आपको पता चल गया। तो बॉन्ड एंगल मैंने समझाया था, ठीक है। तो sp में कितना होता है? 180, sp2 में कितना होता है? 120, सभी बॉन्डों के बीच एंगल। sp3 में क्या होता है? 109, है ना, 0.28 मिनट। और sp3d में क्या होता है? sp3d, इनका स्ट्रक्चर समझा देता हूं मैं, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर पता ही है। इसको इरेज कर दूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। चलो अभी काम में लूंगा मैं इस फॉर्मूले को, सबका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है। तो sp का कैसे होता है? देखो sp में क्या होगा, मान लो एक एटम है A, ये आपका B और B, ये sp बन गया, बॉन्ड एंगल 180, समझ रहे हो? ये sp है, मतलब लीनियर है ये। इसमें क्या होता है sp2 में? sp2 में क्या होता है आपके पास? ये और ये, बीच में एक एटम होता है, इधर और इधर भी कुछ एटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ 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 सब बॉन्ड क्या होते हैं? 120 के होते हैं, 120 डिग्री ना। sp3 में क्या होता है? sp3 में क्या होता है आपका? sp3 में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये और ये कुछ ऐसा, बीच में एक एटम A, इधर कोई एटम B और D, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। एक बॉन्ड आपका क्या होता है? पीछे की तरफ होता है। देखो ये अगर मिटा दूं तो दो क्या दिख रहे हैं सामने आपकी तरफ, बताया था मैंने स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है, सभी बॉन्ड क्या होते हैं इसमें? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है? 109, सभी बॉन्ड क्या होते हैं? 109 के होते हैं, ठीक है। 109 के, 109.28 मिनट के होते हैं, 109 भी लिखोगे तो चल जाएगा। इसमें क्या होता है? sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो ट्राइगोनल क्या हो जाएगा? एक ट्राइगोनल बनेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ ऐसा होगा, ये एंगल देखो, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ रहे हो? तो इसमें जो ट्राइंगल दिख रहा है अंदर, उनके सभी जो बॉन्ड हैं, ये ट्राइंगल के जो अंदर के ये इनको हम इक्वेटोरियल एंगल बोलते हैं, इक्वेटोरियल एंगल। और जो ये ऊपर और नीचे एंगल जा रहा है इसको हम एक्सियल एंगल बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल एंगल के साथ जो आपका क्या होगा, आपके पास बॉन्ड एंगल होगा, वो कितना होता है? अंदर का कितना होगा? 120, क्योंकि अगर मैं इनको और इसको हटा दूं तो ट्राइगोनल प्लेनरी तो लग रहा है, और एक्सियल एंगल का जो यहाँ पर प्लेन बन रहा है इसके साथ होता है 90, इसका और इसका, इस प्लेन के साथ 90 का, और जो इक्वेटोरियल एंगल है अंदर के, ये और ये, इनका आपस में क्या होता है? 120 होता है। इसमें क्या होता है? sp3d2 में ऑक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है फिर बताओ? एक स्क्वायर बन रहा है, ऑक्ट्राहेड्रल में क्या होता है? एक स्क्वायर प्लेन बनता है और उसमें दो एंगल, एक ऊपर होता है एक नीचे, कुछ ऐसा बनता है ऑक्ट्राहेड्रल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, एक ऊपर एक नीचे, ये आपका क्या ऑक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जो sp3d2 वाले हाइब्रिड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो ये एक्सियल एंगल, एक्सियल का इस स्क्वायर प्लेन के साथ 90, और अंदर के अंदर एंगल भी क्या होते हैं आपके? 90 होते हैं, ठीक है। और इस केस में बताओ लास्ट वाले में ये होता है क्या? sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे,
ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर, इसका इस पेंटागन के साथ 90, इस बॉन्ड का भी इस पूरे प्लेन के साथ 90, लेकिन जो अंदर के एंगल होते हैं यहाँ पर वो 72 डिग्री के होते हैं। ये तो आपको पता है। तो बस फिर हाइब्रिड स्टेट पता चल गई तो ज्योमेट्री पता चल गई, ज्योमेट्री आपको पता चल गई तो एंगल भी तो पता चल गया, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो। आज तक ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट करते थे? सेंट्रल एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के, कल तक वही तो कर रहे थे कि सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते तो ज्योमेट्री डिसाइड कर लेते। लेकिन वैसे गलत भी आ सकता है। गलत क्या आएगा? डबल बॉन्ड के केस में गलत आ जाएगा, उस हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओ। सही तो आ जाएगा, लेकिन जब याद नहीं रहा, डबल बॉन्ड को नहीं लेते हैं ज्योमेट्री में, तो फिर आप उसको भी ले लोगे, बॉन्ड आपका ज्योमेट्री गलत आ जाएगी। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ही आप ज्योमेट्री निकालेंगे तो इजी तरीका है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा ही दिया मैंने। चलो फिर एक फॉर्मूला दे रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे, है ना। एक ले रहा हूं आपके पास CH4 समझ रहे हो, और एक ले रहा हूं आपके पास H2O ले रहा हूं। तो बताओ फिर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कार्बन का बताओ और यहाँ ऑक्सीजन का बताओ। फॉर्मूला क्या था? तो हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल रहा हूं मैं, कार्बन का। Z इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4, ठीक है। तो 1/2 पहले से था ही, 4 मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या प्लस और माइनस चार्ज है इसमें? इधर देखो, माइनस प्लस चार्ज नहीं है ना, इसका मतलब भूल जाओ उसको, नहीं है तो लगाना पड़ेगा, कब माइनस करना कब प्लस, है ना। 1/2 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस प्लस चार्ज नहीं है, तो आपके क्या ऐड कर दोगे? मोनोवैलेंट एटम्स। तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट ही होता है, ठीक है। ये और ये कितना हो गया? 8, और ये 2 था ही, तो आपका 1/2, ये 8 हो गया, ये 1/2, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 के केस में क्या आता है बोला था अभी मैंने? sp3 हाइब्रिड स्टेट आएगी हमेशा, समझ रहे हो। तो जब ये Z4 आता है तो sp3 आती है, लिखवा दिया था मैंने, समझ रहे हो। तो इसमें sp3 भी बताओ, इसमें क्या है? इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन का बताओ। कार्बन की तो हाइब्रिड स्टेट sp3 है। अगर sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। आप चाहो तो सेंट्रल एटम के बैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास, उसके हिसाब से भी ज्योमेट्री बता सकते, पिछले जो तरीके से हमने समझाया था, ठीक है, उससे भी सेम ही आएगी, सेम ही तो आएगी। देखो नंबर ऑफ क्या है, हाँ उसी से भी सेम ही आएगा। आप इससे भी करो उससे भी करो, ज्योमेट्री दोनों से सेम आएगी। लेकिन दिक्कत ये है ना, डबल बॉन्ड के या ट्रिपल के इसमें आप गलत कर सकते हो, इसीलिए मैं ये तरीका बता रहा हूं, इससे भी सही आ जाएगा। निकालना था उससे भी निकाल देना जो पहले करवाया था। इसमें बताओ फिर कितना आ रहा है? देखो 1/2 Z निकालना ऑक्सीजन के हाइब्रिड स्टेट के लिए, 1/2 ये 1/2 ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 6, ठीक है। फिर देखो प्लस माइनस चार्ज है नहीं, मोनोवैलेंट एटम्स को लेते हैं, दोनों हाइड्रोजन के मोनोवैलेंट। 6 + 2 8, 2 से 8 कटेगा, तो यहां पर भी Z कितना आएगा? 4। यहां पर भी हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp3, समझ रहे हो। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की ये इसकी ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल, इसकी भी क्या है आपके पास? टेट्राहेड्रल। शेप अलग आ सकता है, ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं। शेप और ज्योमेट्री में बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। शेप होता है आपका सेंट्रल एटम्स के अराउंड एटम का अरेंजमेंट। सेंट्रल एटम्स के अराउंड जो एटम हैं उसके अरेंजमेंट को हम शेप बोलते हैं। लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री में सब आ जाता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है सेंट्रल एटम्स के अराउंड एटम और लॉन पेयर का अरेंजमेंट, दोनों चीजों को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं ना, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं H2O की शेप की बात करूं तो ज्योमेट्री तो क्या है? दोनों की सेम है, टेट्राहेड्रल, समझ रहे हो। लेकिन इसका और इसका शेप अलग अलग है। शेप में क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम्स के अराउंड
एटम का अरेंजमेंट ओनली, लॉन पेयर का नहीं। अगर लॉन पेयर का अरेंजमेंट थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं तो कैसा दिख रहा है, फिर से वी के जैसा दिख रहा है। ये होता है आपका शेप। अगर सेंट्रल एटम्स के अराउंड एटम्स का और लॉन पेयर दोनों का अरेंजमेंट देखो, वो आपकी ज्योमेट्री हो जाती है। बॉन्ड देखने पड़ते हैं सिर्फ शेप के लिए, और ज्योमेट्री के लिए लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर सभी चीज को देखना पड़ता है। तो इसका वी शेप था, अगर मैं इनको हटा दूं तो वी जैसा दिख रहा था। शेप क्या था, वी का जैसा, है ना। वी शेप को ही हम बेंट शेप भी बोलते हैं, वो सीख दिया था। निकाल लोगे फिर ज्योमेट्री। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया तो आप ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो, और ज्योमेट्री आपने प्रिडिक्ट कर दी तो बॉन्ड एंगल भी तो बता ही दोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो ज्योमेट्री बता दोगे, ज्योमेट्री बता दी तो बॉन्ड एंगल बता दोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन बॉन्ड एंगल में दूसरा बड़ा रोल आता है इसका, बाकी भूल जाओ। अगर सेंट्रल एटम्स के पास एक भी लॉन पेयर हुआ तो आपके हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से, जो बॉन्ड एंगल था वो अब उतना एंगल नहीं रहेगा। समझ रहे हो? अगर सेंट्रल एटम्स के पास एक भी लॉन पेयर बच गया, दो की तो बात छोड़ो, अगर एक भी लॉन पेयर बच गया तो बॉन्ड एंगल अलग आएगा ज्योमेट्री के हिसाब से जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। जैसे टेट्राहाइडल में ज्योमेट्री के हिसाब से 109 था बॉन्ड एंगल। अगर टेट्राहाइडल के केस में या किसी भी ज्योमेट्री के केस में सेंट्रल एटम्स के पास एक भी लॉन पेयर बचा तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते तो हैं लॉन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम होगा तो बढ़िया हो जाएगा। ये मैक्सिमम होता है तो बॉन्ड एंगल को ज्यादा चेंज करवाता है। फिर लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये तभी लिखा था मैंने ये, इसका मतलब ये था कि ये चीज जो आपको दिख रही है ये एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बताने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये नहीं पता है तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप ज्योमेट्री बता दोगे ना। बात समझो, मैंने बोला था कि ज्योमेट्री बता दोगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे तो ज्योमेट्री बता दोगे। ज्योमेट्री पता चल गई तो बॉन्ड एंगल आपको पता ही है सबके किस ज्योमेट्री में कैसा होता है। लेकिन सेंट्रल एटम में अगर एक भी लॉन पेयर बच गया ज्योमेट्री के बाद, ज्योमेट्री डिसाइड करने के बाद, तो बॉन्ड एंगल जो ज्योमेट्री से आप सोच रहे हो वो नहीं निकलेगा। उस टाइम ये वाला केस लग जाएगा। लॉन पेयर जितने ज्यादा बढ़ेंगे सेंट्रल एटम्स के पास, बॉन्ड एंगल उतना ही चेंज होगा। यहां पर वही दिक्कत नहीं आती है, सबके सब सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर ही है ना, लॉन पेयर एक भी नहीं है। इस टाइम जो ज्योमेट्री के हिसाब से आप बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट कर रहे हो वो हमेशा उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं करते उसको। अगर ये बच गया तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल था अब ज्योमेट्री के हिसाब से उतना बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा। अगर सेंट्रल एटम में एक भी लॉन पेयर बच गया तो ये ध्यान रखना, तभी ये चीज थी। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, ज्योमेट्री निकाल दी, बॉन्ड एंगल निकाल दिया। चलो फिर अब बॉन्ड एंगल के लिए हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर तो देख लिया आपने, ठीक है। चलो दूसरा फैक्टर क्या था? हाँ, नंबर ऑफ लॉन पेयर। चलो एग्जांपल से समझते हैं चारों फैक्टरों को, ठीक है। एक ले रहा हूं आपके पास में अगेन CH4। ये चार फैक्टर जो मैंने लिखवाए ना वो समझ जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो 2-3 एग्जांपल दूंगा तो उनसे चारों फैक्टर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। CH4 एक है आपका H2O, एक है आपके पास NH3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, मतलब किसमें ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल, किसमें कम होगा, है ना, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या तीनों में बॉन्ड एंगल सेम होगा? देखो चेक करने कैसे चलोगे, पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा और इस केस में भी sp3 आता है। निकाल लेना वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था। अगर तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री भी तीनों की सेम होगी। ध्यान से रखना, मैं इसका स्ट्रक्चर बना ही ले रहा हूं। CH4 कुछ ऐसा होता है और H2O कुछ ऐसा होता है
दो लॉन पेयर बचते हैं मतलब, है ना, H2 के पास, ठीक है। और NH3 कुछ, अगर मैं इसको बनाने चलूं, H H और H, कुछ ऐसे होगा। ये बॉन्ड सामने नहीं है, एक पीछे की तरफ है, टेट्राहेड्रल। देखो तीनों की हाइब्रिड स्टेट, यहां पर कार्बन की sp3, नाइट्रोजन की भी यहां sp3, ऑक्सीजन की भी यहां sp3, यहां पर sp3, यहां पर भी sp3 और यहां पर भी आपका sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है। मैंने 4 जो फैक्टर लिखाया था ना बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। अगर हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम आता है तो आपके हिसाब से तो सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, सॉरी सबकी टेट्राहेड्रल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल होता है, सबकी sp3 है, हाइब्रिड स्टेट है, मतलब सबका स्ट्रक्चर क्या है, सबकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.28 मिनट। लेकिन क्या सब में बॉन्ड एंगल यही होगा क्या, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था ना पहले ही कि बॉन्ड एंगल एक ही फैक्टर से डिसाइड नहीं होता। जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सबका सेम आ रहा है तो दूसरी चीज को चेक करो। दूसरी चीज क्या थी, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन, ये आ गया भाई सेम। सेम के हिसाब से केमिस्ट्री में कभी भी आंसर नहीं देते, मैंने बार बार बोलता हूं। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो उसके हिसाब से सबका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, नहीं। जैसे कोई चीज सेम आती तो अगली चीज को देखो, सेम है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो नई चीज देखो। दूसरा जस्ट क्या देखना होता है, नंबर ऑफ लॉन पेयर इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में लॉन पेयर देखो, देखो यहां पर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लॉन पेयर कैसे निकलता है ये भी बता देता हूं मैं। जो आपने जेड निकाला था ना, जेड लॉन पेयर कैसे निकलता है मैं बता रहा हूं। जितना भी आपका जेड निकल रहा है ना, अभी जो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो, वैसे तो देख के पता चल रहा है कि इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है। 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते तो 4 यूज हो चुके हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है। इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, 2 पेयर बच रहे हैं, 2 लॉन पेयर। इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 बॉन्ड बना लिए, 1 बच गया। यहां तो ऐसे करो, या एक तरीका मेरा यूज करो, लॉन पेयर कैसे निकलते हैं। सेंट्रल एटम में लॉन पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं में जेड निकल रहा है, ठीक है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जो जेड निकलेगा उस जेड में से इन आउटर मोस्ट एटम्स को माइनस कर दो। क्या बोल रहा हूं, अगर नंबर ऑफ लॉन पेयर चाहिए सेंट्रल एटम में, तो उस लॉन पेयर को निकालने के लिए जो इसके लिए जेड की वैल्यू निकल रही है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते में इसके लिए जेड कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जेड कैसे निकलता है, जेड इक्वल टू होता है 1/2, फॉर्मूला लिखवाया था अभी, है ना। जेड निकालो, कितना आ रहा है इसके लिए जेड, 4, तो 4 आ रहा है जेड। एटम कितने हैं, 4, 4 - 4, 0 लॉन पेयर फॉर इट्स। इसके लिए जेड कितना आ रहा होगा, इसके लिए भी 4 ही आ रहा है। जेड 4 आ रहा है तभी तो तीनों की ज्योमेट्री सेम है, तीनों की टेट्राहाइड्रल है। क्यों है, क्योंकि जेड सेम आ रहा है सबका। हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा तो आपकी ज्योमेट्री सेम होगी। मैं बोल रहा हूं तीनों की ज्योमेट्री सेम है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम आया है। इसके लिए भी क्या आ रहा है जेड, 4, तो एटम को माइनस कर दो, 4 माइनस जितने एटम जुड़े हैं 2, कितना 4 - 2, 2 लॉन पेयर बच रहे हैं ना, नहीं बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं। यहां पर भी हाँ, इतने में कितने 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए कितना आ रहा है टोटल, इसके लिए भी 4 आ रहा होगा ना, 4 - 3 एटम, 4 - 3 कितना, 1 लॉन। ये तभी आ रहा है लॉन पेयर, ये नहीं कि ऐसे ही रख दिया मैंने। जेड निकाला, फिर देखा कि सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हैं, उस जेड में से साइड वाइज एटम को माइनस करके जो वैल्यू बचती है वो होती है एक्चुअल में लॉन पेयर। समझ रहे हो, तो लॉन पेयर कैसे निकालेंगे, फिर पता ही चल गया, जेड माइनस साइड वाइज एटम, साइड वाइज एटम। चलो लॉन पेयर भी निकाल लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है। अब क्या करो फिर, दूसरी चीज चेक करो, नंबर ऑफ लॉन पेयर इन सेंट्रल एटम्स। इसमें नो लॉन पेयर, इसमें कितने लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, इसमें
एक लॉन पेयर, हाँ निकल गया निकल गया निकल गया। यहां पर सेम चीज नहीं आ रही भाई, लॉन पेयर इसमें 0 मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम था, फिर लॉन पेयर चेक करोगे, लॉन पेयर इसमें 0, इसमें 2, इसमें 1, डिफरेंस आ रहा है ना। जहां पर लॉन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल वहां पर उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। मैं अगर बताऊं तो CH4 के केस में ये सभी बॉन्ड 109 के होते हैं, ये वाला जो सभी बॉन्ड जो होते हैं इसमें ये वाले 104 तक आ जाते हैं, और NH3 के केस में 107 होता है। यहां पर 107 होता है एंगल, बॉन्ड एंगल, यहां पर पानी के केस में 104 होता है, और यहां आपका 109 का 109 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ज्योमेट्री के हिसाब से जो CH4 में प्रिडिक्ट कर रहे थे उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक भी लॉन पेयर नहीं है। अब यहां पर 2 लॉन पेयर, 100 ज्यादा रिपल्सन है ना, ये ज्यादा क्लोज लाएंगे तो 104, एक लॉन पेयर तो 107, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यहां, थोड़ा कम NH3 में, सबसे कम H2O में होगा। अगर मान लो लॉन पेयर भी सेम आ जाता, फिर तीसरी चीज चेक करते, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, पहले हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये सेम नहीं आता तो आप डिसाइड कर लेते। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता और एक का sp2 आता, तो sp2 में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर 120 एंगल, और टेट्राहेड्रल अगर एक का आ रहा होता तो 109 एंगल, तो किसका ज्यादा किसका कम, यहीं से आप आंसर दे देते। लेकिन ये दिक्कत ये हुई कि ये सेम आ गया था, फिर ये चेक किया, अगर ये भी सेम आता, लॉन पेयर सेम आते सेंट्रल एटम में, फिर तीसरी चीज चेक करते, सेंट्रल एटम का साइज। जिस सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होता है, मैं लिख दे रहा हूं तीसरा भी केस, इसको कर लोगे ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका करते हैं, नया वाला दे रहा हूं, आप आंसर देंगे। एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपके पास, एक दे रहा हूं BeCl2, एक दे रहा हूं BeBr2, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो बताओ फिर बॉन्ड एंगल कितना होगा। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कितना आएगा बताओ। BeCl2 में होता कैसा है, B के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक Cl इधर होता है, एक Cl इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। BeBr2 में क्या होता है, एक Br इधर, एक Br। हाइब्रिडाइजेशन निकालो दोनों में, BeBr2 इज दिस, BeCl2 इज दिस, हाइब्रिडाइजेशन निकालो दोनों में। फॉर्मूला मैंने बोला था 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम निकाल देना। 0 आ रहा है इसका, दो आ रहा है ना, दो ही तो आएगा। कैसे निकला देखो, बी की केस की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, Z = 1/2, प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, उसको भूल ही जाओ, इसमें प्लस माइनस नहीं है ना, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं है तो उसका खेल ही दूर करो। 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम्स, बेरिलियम के कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, क्लोरीन 2 + 2 4, ठीक है। तो 4 को 2 से काटोगे तो Z क्या आएगा यहाँ पर 2 के केस में हाइब्रिड स्टेट क्या आती है, sp, ठीक है। अगर sp आएगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। यहां पर भी क्या आएगी, sp ही आएगी, ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं, यहां पर भी क्या आएगी, sp ही आएगी, यहां पर भी Z sp ही आएगा। Z = कितना आएगा 2, हाइब्रिड स्टेट क्या आएगी, sp आएगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई भाई, हाइब्रिडाइजेशन चेंज आता तो बॉन्ड एंगल यहीं से बता देते आप, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनकी सेम है। अब दूसरी चीज देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर, 0 0, बहुत बढ़िया, दोनों चीज सेम होगी, लॉन पेयर भी सेम हो गया, इसमें भी 0 इसमें भी 0।
तीसरा साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेम एटम है तो साइज देखो, सेंट्रल एटम इज दिस, सेंट्रल एटम इज दिस, सेम अगर एटम है तो साइज भी तो सेम ही होगा ना। चौथी चीज अलग है, तीन चीज सेम आ गई लेकिन चौथी चीज अलग है। चौथी चीज क्या है? साइज ऑफ साइड, साइज वाइज, जो आपके साइड वाइज एटम है उनका साइज अलग है। देखो इस केस में बेरिलियम से क्लोरीन जुड़े हैं और इस केस में बेरिलियम से ब्रोमीन जुड़े हैं। साइज वाइज जो साइड के एटम है क्लोरीन क्लोरीन, यहां पर साइड के एटम है ब्रोमीन ब्रोमीन। तो अगर मैं आपसे बोलूं ना, एक चीज ध्यान गांठ बांध के रख लो कि जो बॉन्ड एंगल होता है, ये चीज बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के एटम, साइड वाइज एटम के, साइड वाइज एटम, साइड वाइज एटम। बॉन्ड एंगल बड़ा होगा जब साइड वाइज एटम का साइज बड़ा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। और एक गांठ बांध के और रख लो सेंट्रल के लिए, जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? साइड वाइज एटम के साइड पर, साइज ऑफ लिख लेना, साइज ऑफ साइड वाइज एटम, उल्टा हो गया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। जो बॉन्ड एंगल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? साइज ऑफ साइड एटम, साइड एटम, समझ रहे हो। जितना साइज बड़ा होगा साइड एटम्स का उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा। यहां पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली होगा सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब सेंट्रल एटम्स का साइज जितना छोटा होगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल उतना क्या आएगा? ज्यादा। ये अगर बढ़ गया, सेंट्रल एटम्स का साइज बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा? कम। साइज जो आपका ये साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, सेंट्रल एटम का साइज कम हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। साइड जो साइड के एटम है, देखो साइड के एटम इस केस में ये है और इसमें ये, जितना छोटा एटम होगा साइड का उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ आएगी, सॉरी बॉन्ड एंगल आएगा, और साइड के एटम जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा क्या आएगा? बॉन्ड एंगल आएगा। इसका मतलब ये तो है ना, साइड के एटम जितने बड़े बॉन्ड एंगल उतनी ज्यादा, साइड के एटम जितने छोटे बॉन्ड एंगल उतना कम। सेंट्रल एटम का साइज घटेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। बस फिर यहां पर कौन सा केस देखोगे? देखो पहली चीज सेम थी, हाइब्रिडाइजेशन सेम थी, सेंट्रल एटम में लॉन पेयर भी सेम थे, इसमें 0 इसमें 0 बराबर थे। तीसरी चीज क्या चेक की? साइज ऑफ सेंट्रल एटम, वो भी सेम था, सेंट्रल बेरिलियम, यहां पर भी बेरिलियम। अब फोर्थ चीज चेक करोगे, साइड के एटम, वो डिफरेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आंसर साइड के एटम के अकॉर्डिंग ही दे भी पाओगे। तो बताओ फिर, जहां छोटे साइज का एटम होगा वहां पर, जहां पर छोटे साइज का साइड वाले एटम होंगे वहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? साइड का एटम अगर छोटा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी? उतनी क्या आएगी? छोटा एटम है तो बड़ी। साइड के एटम अगर छोटे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या आएगी? कम। साइड के एटम बड़े हैं तो बॉन्ड एंगल क्या आएगी? ज्यादा। ठीक है, तो बताओ फिर कहां पर साइड के एटम छोटे हैं? छोटे हैं, बड़े हैं? बताओ, फटाफट बढ़ाओ, फिर आंसर दे दोगे। देखो इस केस में क्लोरीन है, इस केस में ब्रोमीन है, तो क्लोरीन का साइज छोटा होता है कंपेयर टू ब्रोमीन। तो यहां पर अगर छोटे साइज का एटम है तो यहां पर बॉन्ड एंगल भी क्या आएगी? कम आएगी। यहां पर क्या आएगी? बॉन्ड एंगल Br2 के केस में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर देंगे तो आप आज से कंफ्यूज ना होंगे कि मतलब कैसे आप बॉन्ड एंगल में चेंज देखेंगे। कितना चेंज आएगा वो तो प्रैक्टिकली ही पता चलेगा, है ना। आप या तो बुक में पता, जैसे पानी का केस था H2,
उसका होना कितना चाहिए 109.28 मिनट, लेकिन घट के 104 हो गया था। कितना ज्यादा घटेगा वो आप बता सकते हो नंबर ऑफ लॉन पेयर के अकॉर्डिंग। सेंट्रल एटम में जितने ज्यादा लॉन पेयर बढ़ेंगे उस हिसाब से कितना ज्यादा चेंज आएगा वो आप बता सकते हो। जैसे CH4 के केस में कार्बन के पास एक भी लॉन पेयर नहीं था, वहां पर कोई चेंज नहीं आया बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल में, ठीक है। NH3 के केस में एक लॉन पेयर था तो वहां पर 109 से 107 तक हुआ था, क्योंकि 109 ही तो होगा ना टेट्राहेड्रल में सबका। और H2O के केस में 109 से कितना हो गया था 104, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या थे नंबर ऑफ लॉन पेयर ज्यादा थे। कर लोगे ना इतना। चलो ये चीजें थी बॉन्ड एंगल की चीजें। और आपका कुछ घर में क्वेश्चन था तो बताओ, कुछ पूछ रहे थे आप। बस फिर SO2 के केस में आपने गलती कर ली होगी मेरे हिसाब से। SO2 के केस के हिसाब से SO2 का जो स्ट्रक्चर था, आप पाई बॉन्ड को भी ले रहे होंगे उसमें ना, पाई को नहीं लेते, इसीलिए बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकाला करो। अगर आप सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से निकाल रहे हो तो गलत भी निकल सकते, क्योंकि गलत तो नहीं निकलेगा, अगर पाई बॉन्ड आपने जोड़ दिया उसमें तो फिर गलत निकल जाए। जैसे CO2 का केस था, CO2 क्या होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ज्योमेट्री क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से क्या आएगी ज्योमेट्री, सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके हिसाब से 4 हैं। ध्यान समझो, इधर देखो, टेट्राहेड्रल नहीं आएगा, डबल बॉन्ड वाले नहीं लेते बोला मैंने। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो 4 के केस में क्या आता है आपके हिसाब से sp3। लेकिन मैंने बोला था कि ज्योमेट्री निकालते टाइम आप पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को कभी मत लेना, सिग्मा बॉन्ड वाले लेना। तो पाई बॉन्ड में आप डबल बॉन्ड में जानते हैं एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा वाले को ही लेना। तो सिग्मा पेयर को अगर मैं लूं तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 2। तो लेकिन ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी spi, फिर आपकी लीनियर आएगी ना कि टेट्राहेड्रल। यही तो गलती करते हो आप, यहां पर 4 कर देते आप, पाई बॉन्ड को नहीं लेते ज्योमेट्री के लिए, एक एक ही बॉन्ड लेना है इसमें, एक बॉन्ड यहां से एक बॉन्ड यहां। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, वैसे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आप 4, लेकिन ज्योमेट्री निकालते टाइम पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं लेते बोल रहा हूं। कोई अगर पूछे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आप बोलना 4 ही हैं। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 यहां 2 यहां, टोटल 4। लेकिन ज्योमेट्री निकालते टाइम पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यूज नहीं करते, सिग्मा को ही यूज करना। तो सिग्मा के हिसाब से कितने हैं फिर 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आता है लीनियर स्ट्रक्चर। कर लोगे ना। चलो इतनी चीज करना और बाकी इसके क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि बॉन्ड एंगल वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आज घर जाके हाइब्रिडाइजेशन निकालना। एक दूसरा भी मेथड मेरा हाइब्रिडाइजेशन का पड़ा है, उसमें दोनों मेथड देखना, ये भी है और जिसमें प्लस माइनस चार्ज न हो उसमें नॉर्मल भी निकाल लेते हैं, वो वीडियो डाला है मैंने उसमें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ लॉन पेयर बताओ, लॉन पेयर नहीं निकले ना? हाँ हाँ बता रहा हूं उसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लॉन पेयर कैसे निकलते हैं मैं बता दे रहा हूं। जैसे CH4 में ही देख लो, CH4 में देखो CH4, या तो आप वैसे करो डायरेक्ट, अगर आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है तो आप लॉन पेयर यहां से भी निकाल। लॉन पेयर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से बच जाता है। बोल रहा हूं लॉन पेयर कुछ नहीं होता है, लॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो बॉन्ड बनाने से बच जाता है, ठीक है। तो बताओ फिर कार्बन के आउटर मोस्ट देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 C6 मतलब 2,4, तो यही आउटर के 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो 4 के 4 यहां पर यूज हो चुके हैं, एक इससे जुड़ा है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, मतलब यहां पर लॉन पेयर 0, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर बनाना आता हो लॉन पेयर निकाल लेंगे किसके पास कितने बच रहे हैं, ठीक है। या अगर नहीं आता तो मेरे हिसाब से कर लेना। सबसे पहले आप जेड निकालो, हाइब्रिडाइजेशन में जेड कैसे निकलता है, जेड कैसे निकलता है,
जेड कैसे निकलता है? जेड निकलता है जेड इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कार्बन में कितने होते हैं? 4। प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, ठीक है। बचे क्या? प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने? 4। तो 4 + 4 8, ये 2 था ही, 2 से 8 कटा, 4 आया। तो जेड कितना आया? 4। तो लॉन पेयर अगर निकालना है सबसे पहले जेड निकालो आप। जेड कैसे निकालते हैं? जेड इक्वल टू होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर है तो, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो इसमें प्लस माइनस है नहीं, तो डायरेक्ट मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूंगा प्लस मोनोवैलेंट एटम ले लूंगा। तो 4 + 4 8, 2 से कटा 4। जेड कितना आ गया? 4। लेकिन अगर आपसे मैं लॉन पेयर पूछूं तो लॉन पेयर कैसे निकलते हैं? लॉन पेयर निकलता है, लॉन पेयर निकालने के लिए जेड माइनस साइट वाइज एटम माइनस करते हैं, साइट वाइज एटम। बस जितना जेड आ रहा है उसमें से साइड के एटम माइनस कर दो, आपका लॉन पेयर निकल आएंगे। तो बताओ फिर कार्बन के लिए जेड कितना आ रहा है? 4। साइड में कितने एटम लगे हैं उस कार्बन से? 4। 4 माइनस साइड के एटम कितने हैं कार्बन के पास? 4। 4 - 4 0। वैसे ही NH3 में देखो, NH3 में देखो, NH3 में क्या है? आपके हिसाब से स्ट्रक्चर आता है तो एक ही लॉन पेयर बचता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 होते हैं नाइट्रोजन के, 3 जुड़ गए हैं तो 2 बच रहे हैं, एक लॉन पेयर, ठीक है। ये हो गया। लेकिन आप मेरे इस फॉर्मूले के हिसाब से लॉन पेयर निकालो। फिर सबसे पहले जेड निकालना नाइट्रोजन का, इसका कितना है? इसका भी 4 ही आता है। जेड कितना आता है निकाल लेना। नाइट्रोजन के लिए जेड कितना आएगा? 4 माइनस साइड के एटम कितने? 3, ठीक है। साइड के एटम कितने हैं? 3। 4 - 3 इक्वल टू कितना? 1। लॉन पेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये तरीका है। चलो इतनी चीज करना, जो भी डाउट्स होगा पूछ लेना, ठीक है।